हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर। तो जैसा कि हम लोग सोशल साइंस की एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई टर्म वन एग्जामिनेशन जो है क्लास 10th के वो एमसीक्यू पैटर्न पर होने वाले हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी का हमारा कंप्लीट हो चुके हैं दोनों ही चैप्टर्स। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स हम लोगों ने चैप्टर 1 कर लिया है, चैप्टर 2 आज हम लोग करने वाले हैं। वैसे ही सिविक्स के भी दोनों चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो चैप्टर 2 जो इकोनॉमिक्स का है, टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट शुरू करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यूज़ हैं, और इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ जो है इसी में से आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। देखिए, चैप्टर 1 का जो नाम है, जैसे कि आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर्स के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इकोनॉमी का यहाँ पर पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, इकोनॉमी जो है क्लासिफिकेशन 2 टाइप से किया हुआ है, एक है पब्लिक और दूसरा है प्राइवेट। ठीक, नाउ द इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो बांट रखा है, तो वो किस बेसिस पर बांट रखा है, तो वो बांट रखा है आपका ऑनरशिप ऑफ द एंटरप्राइज, यानी कि मालिक कौन है। ठीक है, देखिए जहाँ पर पब्लिक वर्ड आता है ना, तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बात हो रही है। ठीक है, जो भी पब्लिक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, उनको गवर्नमेंट हैंडल करती है, और प्राइवेट सेक्टर जो होता है बेसिकली वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है। Now question number 3, where are the employment and non-employment figures taken from to study the data। ठीक है, यानी कि हमारे देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग नॉन एम्प्लॉयड हैं। ठीक है, ये जो फिगर्स होते हैं, ये सारा डेटा जो होता है ये कहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसओ, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, तो एनएसओ के जो लोग हैं वो बेसिकली ये डेटा जो है निकालते हैं। राइट, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कोल्ड। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी क्या बोलते हैं हम, सेक्टर, जो कि चैप्टर का नाम है। मैंने अभी आपको बताया था कि क्लासिफाई कर रखा है सेक्टर्स के अंदर, जिसके अंदर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। वेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ कोल्ड। देखिए, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके, है ना, अगर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो सेक्टर कौन सा होगा हमारा, वो होगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर में हम लोग क्या करते हैं ना, अनाज उगाते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर है। ये नेचुरली जो है हमको यहाँ पर सीधे नेचुरल रिसोर्स से हम लोग जो है कोई ना कोई गुड्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक, तो एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, है ना, फिशिंग हो गया, ये सब डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से हम लोग जो है कुछ ना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह का जो सेक्टर होता है इसको हम प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये जो प्राइमरी सेक्टर का जो मटेरियल होता है ना, ये आगे जाता है, जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जाता है। फिर वहाँ पर क्या होता है, उससे कुछ और नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर में आपने फॉर एग्जांपल कोई भी गेहूँ उगाया, है ना, अब वो गेहूँ जब फैक्ट्री में जाएगा, है ना, जब गेहूँ उग गया वो तो प्राइमरी सेक्टर है। देन फिर वो फैक्ट्री में गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया। यहाँ पर क्या होगा, फैक्ट्री के अंदर मान लो उन्होंने उस गेहूँ से आटा पीस के बिस्किट्स बनाए। ठीक, अब बिस्किट्स बन गए, अब बिस्किट्स बन गए आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंदर, है ना, इसको ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होता है। उसके बाद फिर जब ये मार्केट में गया तो इसको ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए। ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला जो पार्ट हो गया ये आपका टर्शरी सेक्टर हो गया। तो ये थर्ड वाला जो टर्शरी सेक्टर होता है बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स में काम आता है। इन दोनों को चलाने के लिए इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। जैसा कि अभी हमने देखा, तो इसका आंसर बी है, द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करके जो प्राइमरी सेक्टर से हमको चीज़ें मिल रही हैं उससे हम लोग कुछ नई चीज़ बना देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दोज एक्टिविटीज बाय देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस आर कॉल्ड। देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोड्यूस नहीं कर रही है कोई भी गुड्स, लेकिन वो सपोर्ट कर रही है। ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो इस तरह के जो होते हैं उसे हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। ये थर्ड नंबर पे आपका होता है, जो क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों में हेल्प करता है। विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर। ठीक, तो टर्शरी सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाता है। ठीक है ना, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्राइमरी सेक्टर के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और सेकेंडरी सेक्टर के लिए भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि मान लो गेहूं उगा,
ठीक है। अब उस गेहूं को बेचने के लिए मार्केट में लाओगे तो कैसे लाओगे, है ना, तोक के तो लाओगे नहीं, उसके लिए आपको व्हीकल चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, है ना। तो ट्रक ट्रैक्टर ये सब किस चीज़ के अंदर आ गए, ये आपके आ गए टर्शरी के अंदर, सर्विस के अंदर। फिर वहाँ से जो पैसा मिलेगा वो कहाँ जाएगा, है ना, बैंक में रखोगे ना, या बैंक में डायरेक्ट आएगा। तो बैंक भी क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जो बैंक हो गया वो भी आपका क्या हो गया, है ना, सर्विस सेक्टर हो गया, यानी कि टर्शरी सेक्टर के अंदर आ गया। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो आपकी टर्शरी सेक्टर के अंदर आती है। फिर देखते हैं 9th क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द डैश ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जो तीनों प्रोडक्शन है ना, इन सबका जो तीनों सेक्टर का जो प्रोडक्शन होता है, तो उसका जो सम होता है उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें मिलता है जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये पूरे इंडिया लेवल पर जो है कंट्री वाइज निकाली जाती है, स्टेट वाइज भी निकाली जाती है ना। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है कि कितना कितना कहाँ कहाँ से प्रोडक्शन हुआ है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 10, डैश ग्रेजुअली बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। टोटल प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुअली बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्या हो गया, वो है आपका सेकेंडरी सेक्टर। ठीक, फिर गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट यानी कि बीच का, है ना, जैसे कि वोवन बास्केट तो इसमें नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये सीधे नेचुरली वो ओन कर रहे हैं। चेयर प्रोडक्शन फ्रॉम वुड, और व्हीट फ्लोर और बिस्किट। तो ये जो व्हीट फ्लोर है, व्हीट फ्लोर आपका क्या है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड। ठीक, देन इन डेवलप्ड कंट्रीज द डैश सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो कौन सा सेक्टर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। तो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो है सर्विस सेक्टर, है ना, यानी कि टर्शियरी सेक्टर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्या बोल रहा है हमारा, 1 मिनट। चलिए, तो ये अपना हो गया यहाँ पर, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन द डेटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 1974। ठीक है, 1974 में जो डेटा आया था, है ना, उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर कौन सा था, तो वो था आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, 1974 की बात हो रही है, उस समय प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव था। फिर द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है, बहुत सिंपल से, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो अभी हमने बात की थी ना, डायरेक्टली नेचर से जुड़ता है, तो एग्रीकल्चर हो गया, है ना, डेयरी फार्मिंग हो गई, फिशिंग हो गई, ये सब हमने अभी पढ़े हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर या रिलेटेड सेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर इन द डेटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर इन 2013-14। देखिए 13-14 के अंदर कौन सा आ गया, 1974 में तो आपका प्राइमरी सेक्टर था, लेकिन 2013-14 के अंदर वो चेंज होकर टर्शरी सेक्टर हो गया है, मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर। ठीक है, समय के साथ में ये सब चेंजेस हो जाते हैं। द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, तो सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रीज का यूज हुआ था, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हम लोग सेकेंडरी सेक्टर को यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, यानी कि पिछले 40 सालों की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर बड़ा है, तो डेफिनेटली टर्शरी सेक्टर बड़ा है। ठीक है ना, टर्शरी सेक्टर हम लोग देख ही रहे हैं, कितनी सारी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज हम जो है हमारे आसपास में है। ठीक है, हमारे मोहल्ले में, हमारे बाजार के अंदर, है ना, ज़्यादातर आपको टर्शरी सेक्टर ही मिलेगा। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जिसके पास में इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब, यानी कि जिसके पास जॉब नहीं है और वो क्लियरली विजिबल है, तो इस तरीके का जो लोग होता है उसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लीजिए किसी के पास खेत है ना, आप कोई खेत है, उस खेत को 2 जने कर सकते हैं कंप्लीट, है ना, उसके अंदर खेती करने का काम 2 जनों से हो सकता है, लेकिन घर में तीसरा व्यक्ति बड़ा हो गया तो वो भी उसमें कर रहा है, चौथा भी उसमें कर रहा है। ठीक है, तो खेत तो वही है, इनकम उतनी होनी है, और मेंबर काम वहाँ कर रहे हैं, बोलने के लिए है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में वो काम हो रहा है, उसकी बजाय अगर 2 व्यक्ति कहीं जाके दूसरा काम करेंगे तो वो एक्स्ट्रा इनकम होगी। ठीक है ना, क्योंकि खेत तो 2 जने से हो सकता है। तो इस तरह का जो होता है इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। नाउ वेयर विल यू फाइंड द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मोस्ट, तो अमंग द एग्रीकल्चर वर्कर्स वर्किंग फॉर स्मॉल फार्म लैंड्स। देखो वही आ गया एग्जाम्पल, है ना, कि एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं छोटे छोटे फार्म लैंड्स में परिवार के सभी लोग भिड़े हुए हैं, लगे हुए हैं काम करने के लिए,
है ना, उसके बजाय अगर अलग अलग काम किया जाए, है ना, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले या लेबर का वर्क कर ले तो भी जो है वो एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट ओकर्स, अंडर एम्प्लॉयमेंट कब आता है? तो व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। ठीक है ना, कैपेबल ऑफ डूइंग यानी कि काम है और करने के लिए, है ना, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हो। तो जब अपनी कैपेबिलिटी से कम काम कर रहे हो तो इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट ही तो कहेंगे। ठीक है ना, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ऑफ 2005। देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नरेगा का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से साल में है, तो 2005। ठीक है, इसके अंदर ये एक बेसिकली एक ये एक्ट आया था, है ना, एक स्कीम आई थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं कि इंडिया की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को काम दिया गया था जिनके पास काम नहीं है। तो कितने दिन का काम दे रहे थे ये लोग? तो ये बेसिकली 100 डे का काम दे रहे थे। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इजी सा डेटा है, 100 दिन के लिए काम आपको मिलेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए दो तरह के सेक्टर होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और दूसरा होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ सिस्टमेटिक सारा काम चलता है, यानी कि प्रॉपर टाइम से आपको सैलरी मिल रही है, आपका मेडिकल करवाया गया है, आपको छुट्टियां मिल रही है, अगर आप किसी काम से छुट्टी ले रहे हो तो आपको उसका पैसा भी मिल रहा है, पैसा कट नहीं रहा है। ठीक है, आपकी नौकरी जो है वो फिक्स है, आपको कोई निकाल नहीं रहा है, आप परमानेंट हैं। ठीक है, आपका पीएफ कट रहा है। तो ये सारी जो अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती है वो कहाँ मिलती है? ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या है, आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ कोई इनकम का कोई स्रोत सिस्टमेटिक नहीं है ना, फिक्स सैलरी नहीं है, आप छुट्टी भी ले रहे हो तो भी सैलरी कट रही है, आपको मेडिकल प्रॉब्लम है तो भी सैलरी कट रही है, टाइम से सैलरी आपकी आ नहीं रही है। ठीक है, 2-2 महीने में सैलरी आ रही है। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं जहाँ आपको कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, यानी कि इनमें से क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता है? तो फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड, ये तो आता है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ भी फिक्स नहीं है। डेली वेजेस लेबरर वर्कर फॉर ए कॉन्ट्रैक्टर, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के पास डेली वेज लेबर काम कर रहा है, रोज की इनकम है, तो कॉन्ट्रैक्टर को जब काम नहीं होगा वो नहीं बुलाएगा, तो ये भी नहीं है। अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट, तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग ए पेशेंट, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ठीक है ना, फिर अ हैंडलूम वीवर वर्किंग इन अ लूम इन हर हाउस, ठीक है, तो ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। ना व्हाट इज मीन बाय जीडीपी, ये ऊपर अभी हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, बी इसका आंसर हो जाएगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ वर्कर हु वर्क्स इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब यहाँ बता रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई आदमी काम कर रहा है, कोई वर्कर काम कर रहा है, तो इसमें से क्या उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? तो शी गेट्स अ रेगुलर सैलरी एट द एंड ऑफ मंथ, बिल्कुल सही है ना, तो उसको एंड में सैलरी तो बराबर मिल रही है। ठीक है, शी इज़ नॉट पेड फॉर लीव, तो देखो ये नहीं है ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, पेड लीव होती है। ठीक है ना, पेड लीव यानी कि अगर आपको कोई काम है, आप छुट्टी ले रहे हैं तो उसका पैसा नहीं कटता है ना। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता। शी गेट्स मेडिकल अलाउंस, हाँ ये भी सही है। तो शी गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क व्हेन शी जॉइंस वर्क, है ना, एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसके अंदर कंपनी की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो होती है। तो ये सब तो इसके अंदर आ रहा है, केवल शी इज़ नॉट पेड फॉर लीव, ये जो है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर का करेक्ट मीनिंग यहाँ पर चूज करना है। तो ए वाला इसका आंसर है, इट कवर्स दोज इंटरप्राइजेज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, रेगुलर है। ठीक है ना, रोज जा रहे हो, रोज काम कर रहे हो, अच्छी बढ़िया सैलरी मिल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जॉब आपकी बराबर है, रेगुलर है ना, तो ये सारी चीज़ें जो आती है आपकी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन टर्शरी और सर्विस सेक्टर, टर्शरी और सर्विस सेक्टर में क्या आता है? देखो अभी हमने बात की थी कि सबसे ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है टर्शरी सेक्टर, है ना, तो एटीएम बूथ हो गए, बैंकिंग हो गया, कॉल सेंटर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट कैफे, कम्युनिकेशन, ये सब जो है आपके क्या है टर्शरी सेक्टर में। ये सब क्या करते हैं, ये सब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, अब ये लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए ये ऑल ऑफ देम जो है इसका आंसर हो जाएगा, और ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं, टर्शरी सेक्टर के अंदर आते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर। देखिए प्राइमरी सेक्टर में इसमें से कौन आता है? तो एग्रीकल्चर, डायरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब काय में आते हैं प्राइमरी सेक्टर में, क्यों डायरेक्टली नेचर के थ्रू काम कर रहे हैं, है ना। फिर मेकिंग शुगर गुड ब्रिक्स, ये आपका कहाँ आ जाएगा, शक्कर बनाना, गुड़ बनाना, ईंटें बनाना, ये आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये आपका टर्शरी के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज।
ठीक है, तो गवर्नमेंट की जहाँ बात आई, ठीक, तो ऑन्स मोस्ट ऑफ द एसेट एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विस। तो इस तरह का जो सेक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। और अगर पूछ ले कि कोई सेक्टर है जो गवर्नमेंट ऑन है, केवल उतना ही पूछ ले, तो हम उसका पब्लिक सेक्टर में आंसर लगा सकते हैं, है ना, अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है तो। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड अ लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक, राइट टू वर्क इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, जैसा अभी हमने पढ़ा था ना नरेगा वाली जो स्कीम थी, तो राइट टू वर्क के उसमें किया था ये कि हर व्यक्ति को काम करने का अधिकार है। तो उसके अंदर भारत के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इसको किया गया था, तो 625, ठीक है ना, 625 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है काम दिया गया था। ठीक ना, हाउ टू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। ठीक है ना, डेवलपमेंट ऑफ नेशन के अंदर यानी कि देश के विकास में बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, वो कैसे कंट्रीब्यूट करती है, तो बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंट्री इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करती है इंडस्ट्रियल गुड्स, है ना, और देश को जो है वो आगे बढ़ाते हैं ये लोग, राइट। तो इस तरीके से जो है ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इतना पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक, तो वीडियो को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।